I want your soul. जब मैं जागते हुए अपने बिस्तर पर करवटें बदलते हुए ये सोचता रहा कि मेरे सहकर्मी कितने मूर्ख हैं। कुछ चुने हुए बेवकूफों के कारण एक रिपोर्ट खराब हो गई, जिसके परिणामस्वरूप मुझे देर तक रुकना पड़ा और परिणामस्वरूप मैं अपनी नींद की गोलियां लेने के लिए फार्मेसी में नहीं जा सका। साथ ही चूंकि यह शुक्रवार था, इसलिए मैं आराम के बिना एक लंबे सप्ताहांत की प्रतीक्षा कर सकता था। मैंने अपनी नाइटस्टैंड पर रखे पिंट ग्लास से पानी का एक बड़ा घूंट लिया और सोचा कि क्या यह विडंबना है कि किसी का मुंह सूख सकता है और एक ही समय में बाथरूम जाने की जरूरत पड़ सकती है। घुरघुराहट के साथ मैंने अपने थके हुए शरीर को बिस्तर से बाहर निकाला। जैसे ही मैं हॉल से नीचे उतरा, मुझे सिर में तेज दौड़ने जैसा कुछ अनुभव हुआ, जिससे मेरे मुंह में धातु जैसा स्वाद आ गया। जैसे ही मैं होश में आया, घबराहट से ऊपर देखने पर मुझे बाथरूम के दरवाजे के नीचे से एक रोशनी आती दिखाई दी। मैंने निश्चित रूप से सोचा कि मैंने दरवाजा खुला छोड़ दिया है, और क्या मैंने स्विच चालू छोड़ दिया है? मैंने ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन फिर यह एक लंबा दिन था। अपने मुंह से उस अजीब स्वाद को बाहर निकालने के लिए अपने चॉप्स को थपथपाते हुए मैंने हैंडल को घुमाया और भाप की एक दीवार से टकरा गया। जब मैं उसे तितर बितर करने के प्रयास में अपने चेहरे के सामने अपनी बाहें लहरा रहा था तो मैंने कुछ अजीब देखा। शौचालय विपरीत दीवार पर था। मैं हैरान होकर आगे बढ़ा और अपनी दाहिनी ओर देखा तो मुझे सिंक के ऊपर एक धुंधला दर्पण दिखाई दिया, जैसे बिल्कुल दादी के बाथरूम की तरह। मैंने बिना किसी को बताए जोर से कहा, आखिर क्या है? मुझे अपने दाहिने बड़े पैर के अंगूठे पर हल्की सी चोट महसूस हुई। उसी समय मैंने एक शोर सुना जो एक साथ वास्तविक और काल्पनिक लग रहा था। यह एक बच्चे की आवाज थी जो मेरा नाम पुकार रहा था। फुसफुसाहट से ज्यादा तेज नहीं, लेकिन फिर भी घबराहट भरी आवाज। मैंने नीचे झांक कर देखा, जो पुष्प टाइल पैटर्न पर एक खिलौना कार की तरह दिख रही थी, और उसे उठाने के लिए नीचे झुकने पर मैंने देखा कि यह वास्तव में एक खिलौना कार थी, विशेष रूप से नीली कार जिसे मैंने कुछ सप्ताह पहले अपने भतीजे के लिए खरीदा था। अपने पैरों पर खड़े होते हुए जब तक मैंने बाईं ओर नहीं देखा तब तक मुझे कुछ भी बदलाव नजर नहीं आया, और मुझे एहसास हुआ कि गुलाबी बाथटब को देखने के लिए मुझे अपने पंजों के बल खड़ा होना पड़ा। मेरी दृष्टि नाली में चुपचाप बहते पानी के साथ साथ घूमती हुई प्रतीत हुई। मैंने अपनी आंखें मली, और जैसे ही मैंने उन्हें छीला तो मुझे ऐसा लगा कि वे किसी बच्चे के हाथ हैं। मुझे समझ नहीं आया। मेरे स्तब्ध मुंह से बस इतना ही निकल सका। तभी मैंने टपकने की आवाज सुनी। टब और शौचालय के बीच की छोटी सी जगह की ओर देखने पर मुझे काले तरल पदार्थ का एक छोटा सा पोखर दिखाई दिया, जितना काला हो सकता है। मेरी आंत ने मुझे बताया कि इस पोखर के बारे में कुछ भयानक था। मैंने इस अविश्वसनीय आदिम प्रकार के डर का अनुभव किया जैसा मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मेरी हर प्रवृत्ति मुझे दौड़ने के लिए कह रही थी, लेकिन मैं दौड़ नहीं सका। इससे मेरी नजरें नहीं हट रही थी और मेरे पैर भी नहीं हट रहे थे। जैसे ही मैंने ट्रांसफिक्स देखा, ऊपर से बूंदों की एक श्रृंखला पोखर पर गिरी, सिवाय इसके कि कोई छींटा नहीं था। प्रत्येक बूंद सतह पर बिना किसी लहर के गायब हो गई। जल्द ही टपकना धीमा होने लगा। आखिरकार आखिरी बूंद गिरने तक किसी तरह जेल की कोठरी के दरवाजे के पटकने से भी तेज आवाज निकली। फिर तरल धीरे धीरे बीच में उभरा और ऊपर उठने लगा, जो केवल 1 मिनट ही हो सकता था, लेकिन घंटों जैसा महसूस हुआ। इसके बाद अंततः ये बीच में उभारों की एक श्रृंखला के साथ एक अंडे के आकार जैसा बन गया। जब मैंने अंडे के ऊपर से एक और काली आकृति को ऊपर उठते देखा तो मुझे एहसास हुआ कि वे उभार कशेरुक थे। जीव मेरी ओर पीठ करके 2 फीट से अधिक की ऊंचाई पर बैठा था। चमकदार काली त्वचा फ्लोरोसेंट रोशनी के नीचे चमक रही थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे एक टूटे हुए पैर वाला हिरण दूर से शेर को देख रहा है, ये जानते हुए कि अगर उसने मुझे देख लिया तो वापस लड़ने का कोई रास्ता नहीं होगा। ये प्राणी जितना असंभव था, उतना ही इसके साथ एक घृणित परिचितता भी थी, जैसे कि मैंने इसे पहले सैकड़ों बार देखा था और कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही थिंग ने शौचालय के कटोरे के किनारे पर एक अविश्वसनीय रूप से लंबा हाथ उठाया, मेरी सांसें अटक गईं। इसने धीरे धीरे अपना हाथ साफ किया, जिससे चीनी मिट्टी के बर्तन पर चिपचिपे जेट काले तेल का एक बदसूरत धब्बा रह गया। मुझे यह नहीं देखना चाहिए, यह अजीब विचार था जो मेरे दिमाग में घूम रहा था, और जैसे ही ऐसा हुआ उस प्राणी की गर्दन ध्यान आकर्षित करने के लिए कठोर हो गई। प्रिय मसीह, इसने मुझे सुना है और यह मुझे देख रहा है। मैं अंदर से फट गया। इसकी आंखों से तो नहीं देखा जा सकता था, लेकिन किसी तरह इसकी नजर आत्मा में जलती हुई महसूस की गई। जल्द ही चाय की केतली की सीटी जैसी आवाज आई, जो असहनीय स्तर तक बढ़ गई। दृष्टि धुंधली हो गई क्योंकि कमरा स्वयं भयानक प्राणी की पीठ के चारों ओर घूमता हुआ प्रतीत हो रहा था।
तांबे का स्वाद और गंध अत्यधिक तीव्र हो गया। त्वचा रूखी हो गई, झुनझुनी होने लगी और ऐंठन होने लगी, जैसे कि उसमें कोई वोल्टेज गुजर रहा हो। हर इंद्रिय को सामान्य सीमा से परे धकेला जा रहा था। जैसे जैसे दिमाग अतिभारित होता गया, समय ने अपना सारा अर्थ खो दिया। वापसी न करने की स्थिति से ठीक पहले अंततः ये बंद हो गया। जैसे ही सब कुछ धीरे धीरे फीका पड़ गया, सिर टाइल से टकराने लगा। मैं चौंक कर उठा। भयभीत कराहों की एक श्रृंखला के बाद मैंने इस तथ्य को दर्ज किया कि मैं बाथरूम के फर्श पर लेटी हुई थी, मेरे बाथरूम के फर्श पर, और सूरज उग आया था। जब मैं सिंक के पास पहुंचा तो मैं अभी भी बहुत हिल गया था। अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारते हुए मैंने अपने शयन कक्ष से अपने फोन की घंटी बजती हुई सुनी। नहीं, मैंने अपने प्रतिबिंब से फुसफुसाया। मैं अपने कमरे की ओर भागा और पूरे समय चिल्लाता रहा, नहीं, 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 नहीं। जैसे ही मैंने अपना फोन उठाया, जवाब देने से पहले बमुश्किल इस तथ्य को दर्ज किया कि यह मेरी मां थी। हाँ, डेरेक प्रिय, यह मैं हूँ। बुरी खबर है। क्या हुआ है? मैंने पूछा, भले ही मैं पहले से ही जानता था। ये तुम्हारी दादी है, वो बाथरूम में गिर गई थी। जैसे ही मैं अपने बिस्तर के किनारे पर बैठा और अपना चेहरा अपने हाथों में ले लिया, फोन मेरी उंगलियों से फिसल गया। मेरे होश में आने के बाद मेरी मां ने मुझे बताया कि दादी उस सुबह मृत पाई गई थी। मुर्दाघर में मां से मिलने के लिए सहमत होने से पहले मैं स्तब्ध होकर सुन रहा था। मुझे तैयार होने में लगभग 20 मिनट लगे। मैंने उन्हें बिस्तर पर बिछाने से पहले स्वचालित रूप से अलमारी से एक टी शर्ट और पैंट निकाली, फिर कुछ खास नहीं देखकर खड़ा हो गया। ये कैसे संभव हुआ? बचपन में आप कैंप फायर के आसपास इस तरह की चीजों के बारे में सुनते हैं, लेकिन जल्द ही आपको पता चलता है कि यह सब सिर्फ विश्वास दिलाने वाली बात है। कुछ ऐसा है जो माता पिता अपने बच्चों को सोने से पहले उन्हें थोड़ा डराने के लिए कहते हैं। मैं हमेशा मानता था कि दुनिया कुछ हद तक तार्किक है, या कम से कम तर्कसंगत है, और इसका कोई मतलब नहीं था। मुझे कुछ उत्तर चाहिए थे, लेकिन पूछने वाला कौन है? मैं बाथरूम की ओर जाता हूँ। अचानक मैं 5 साल का हो जाता हूँ और फिर डेविड। मैंने अपनी अचेतन अवस्था से बाहर निकलते हुए जोर से सांस ली। मैंने फिर से अपने कपड़ों की ओर देखा और उन्हें पहनने से पहले कुछ देर के लिए स्नान करने के बारे में सोचा, लेकिन फिर इसके बारे में बेहतर सोचा। हड़बड़ी में मैंने उन सबको खिसका दिया, अपना सामान उठाया और घर से निकल गया। जैसे ही मैं अपनी कार में बैठा, मैंने अपना फोन खोजा और मुझे अपनी बहन का नंबर मिला। उसके उत्तर देने से पहले 6 या 7 बार घंटी बजी। मैं हर समय कोसता रहा। नमस्ते। वो थकी हुई लग रही थी। सारा, आप कहाँ हैं? मेरा लहजा तीखा था, लेकिन मैं कम परवाह नहीं कर सका। माँ पर, क्या डेविड तुम्हारे साथ है? हाँ, बिल्कुल, लेकिन मैं 20 में वहां पहुंच जाऊंगा। मैंने उसकी प्रतिक्रिया सुनने से पहले ही फोन रख दिया। वास्तव में मुझे अपनी माँ के घर पहुंचने में लगभग 15 मिनट लगे। पीछे मुड़कर देखने पर मैं एक पागल की तरह गाड़ी चला रहा था, लेकिन किसी चमत्कार से मैंने इसे एक टुकड़े में वहां पहुंचा दिया। मैं माँ के रास्ते में रुका और कार से बाहर निकला, रास्ते में लगभग लड़खड़ाते हुए। इससे अंततः मुझे रुकना पड़ा और घर की ओर जाने से पहले एक सांस लेनी पड़ी। मुझे खटखटाने का मौका मिलने से पहले ही सामने का दरवाजा खुल गया और मेरी बहन बाहर आ गई। जाहिर तौर पर वो बुरी हालत में दिख रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, उसने मुझे गले से लगा लिया। ओह डेरेक, क्या तुमने सुना है? ये बहुत भयानक है, वो सिसकने लगी। हाँ, मैंने सुना, माँ ने मुझसे कहा। तुम ठीक हो? मैंने जो आशा की थी वो सुखदायक स्वर में पूछा था। यह आप ही थे जिसने उसे पाया था, है ना? हाँ, उसने आंसू पोंछते हुए उत्तर दिया। ओह डेरेक, ये भयानक था। हम सुबह नाना से मिलने गए ये देखने के लिए कि क्या वो पार्क जाना चाहती है, लेकिन जब हम नीचे थे तब उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब डेविड बाथरूम में गया और चिल्लाया और फिर वो बात पूरी नहीं कर सकी, लेकिन उसने अपना चेहरा मेरे सीने में दबा लिया। शशश, ये ठीक है, मैंने उसके सिर के पिछले हिस्से को रगड़ते हुए कहा। हर समय घर पर उसकी नजर रहती थी। क्या डेविड ने देखा? मैंने शांति से पूछा, हालांकि मुझे शांति के अलावा कुछ भी महसूस हुआ। वो कैसा है? ओह, वो पूरी तरह से बंद हो गया है। तब से उसने एक शब्द भी नहीं कहा है। हे भगवान डेरेक, ये बहुत भयानक है। उसने कर्कश आवाज में बात पूरी की। डेविड कहाँ है? मैंने अपना चिड़चिड़ापन छुपाने की कोशिश करते हुए पूछा। लिविंग रूम में। मैं वास्तव में उसके बारे में चिंतित हूँ। उसकी उम्र का बच्चा इस तरह की प्रक्रिया नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए, दोबारा नहीं। क्या मैं उसके साथ कुछ पल अकेले बिता सकता हूँ? मैंने उसकी बात बीच में ही काटते हुए पूछताछ की। हाँ, उसने खुद को संयत करने के लिए कांपती सांस के माध्यम से कहा। हाँ बिल्कुल,
रसोई में कॉफी का एक बर्तन है, तुम्हें कुछ चाहिए? उसने लगभग व्यवसाय जैसी मुद्रा में पूछा। बाद में, धन्यवाद। उसके आगे घर में जाने से पहले मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। हॉल में कुछ गहरी और सोच समझकर सांस लेने के बाद मैंने लिविंग रूम के दरवाजे के हैंडल को घुमाया। चिमनी के पास विपरीत कोने में बैठा एक छोटा लड़का छोटी नीली कार से खेल रहा था। उसका रेतीला बालों वाला सिर अपने छोटे से खिलौने को बाएं हाथ से ओक फर्श पर आगे पीछे हिलाने के काम से नहीं उठ रहा था। डेविड, मैं बोला। उसने कोई संकेत नहीं दिया कि उसने मेरी बात सुनी। किसी भी अन्य परिस्थिति में इससे मुझे कोई परेशानी नहीं होती। अपने पिता को खोने से पहले भी डेविड हमेशा एक बेहद शांत लड़का था, संभवतः स्पेक्ट्रम की सीमाओं से परे भी। उन्होंने कभी भी ज्यादा कुछ नहीं कहा और यहाँ तक कि उन्होंने कभी कभार ही नजरें भी नहीं मिलाई। दुर्घटना के बाद से वो और मैं करीब आ गए थे क्योंकि जब लोगों की बात आती थी तो मैंने पाया था कि हमारे बीच काफी समानताएं थी। हालांकि उस समय मेरे पास धैर्य की कोई कमी नहीं थी। डेविड मेरी ओर देखो। कमरे को पार करते समय मैंने दृढ़ स्वर बनाए रखा। डेविड, मेरी ओर देखो। मेरी तरफ देखो। अरे, मैंने हताशा में अपने हाथ ताली बजाई और लड़का स्पष्ट रूप से झेप गया। इस दृश्य ने मुझे कुछ हद तक तर्क के दायरे में वापस ला दिया क्योंकि मैंने फिर से प्रयास करने का फैसला किया। आह भरते हुए मैं उसके पास झुक गया और शांत दिखने की पूरी कोशिश की। मुझे खेद है डेविड, मेरा इरादा तड़कने का नहीं था। आप कैसे हैं? कोई जवाब नहीं। डेविड, तुम्हारी मां ने मुझे बताया था कि तुम ही वो व्यक्ति हो जिसने नाना को पाया था, मैंने यथासंभव स्पष्ट रूप से कहा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने क्या देखा? डेविड ने कुछ अस्पष्ट सा बुदबुदाया। मुझे माफ करें, मैंने गर्दन टेढ़ी करते हुए हल्के से कहा। मैंने कुछ नहीं देखा। वो और अधिक स्पष्ट रूप से बुदबुदाया, आंखें अभी भी अपनी खिलौना कार पर टिकी थीं। लेकिन डेविड, तुम्हारी मां ने कहा था कि जब तुमने उसे देखा तो तुम चिल्लाए थे, क्या तुम्हें वह याद है? मैंने नहीं देखा। उसने कार आगे बढ़ाना बंद कर दिया। मैंने चखा। आपने चखा? इससे पहले कि वो मुझ पर हमला करता, मैं पीछे हट गया। क्या ये धात्विक था? उसने उत्तर नहीं दिया। पेनीज, तुमने पेनीज का स्वाद चखा? मैंने सिर हिलाते हुए कहा। हाँ, तो आपने पेनीज का स्वाद चखा और जान लिया कि नाना अंदर है। तभी तुमने अपनी मां को बुलाया था ना? मैंने उसे आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करते हुए उत्साह से पूछा। नहीं, उसने लगभग अपराध बोध से शुरू किया। दरवाजा बंद होने के बाद मैंने मां को फोन किया। मैं हैरान था। तुम्हारा मतलब है कि तुम अंदर गए और फिर खुद ही दरवाजा बंद कर लिया? ओह, तो दरवाजा पहले से ही बंद था? मैं अब जानता था कि उसका क्या मतलब था, ठीक वैसे ही जैसे मैं जानता था कि मैंने पिछली रात अपने बाथरूम का दरवाजा खुला छोड़ दिया था। डेविड, मैंने सावधानी से शुरुआत की। तुम्हें पैसों का स्वाद कब आया? क्या ये कल रात थी? हाँ, मैंने अनजाने में अपने दांत चूस लिए। और जब तुमने किया तो तुमने देखा कि दरवाजा बंद था, है ना? एक पल के लिए उसने कुछ नहीं कहा। मैं दोबारा पूछने ही वाला था कि मैंने देखा कि उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। मुझे सचमुच खेद है डैडी। वह बड़बड़ाया। मैंने डैडी के साथ पिछली बार की तरह पेनीज का स्वाद चखा और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मैंने तुम्हारे लिए पूछा और मैं देख नहीं सका। मैं ऐसा नहीं कर सका क्योंकि तुम्हें देखना नहीं चाहिए था और मेरा इरादा नहीं था और मेरा भतीजा आंसुओं में घुल गया और मुझे कसकर पकड़ लिया। किसी भी अन्य समय मैं एहसान का बदला चुका सकता था। केवल उसने जो कुछ कहा वो इतना गहरा असर करता था कि मैं पूरी तरह से जम गया था। इससे उसे अपने पिता के अंतिम संस्कार की याद ताजा हो गई, जहां डेविड ने शव को देखा भी नहीं था। जब दबाव डाला गया तो वो बस यही कहता रहा, तुम्हें देखना नहीं चाहिए, बार बार। जिस समय मैंने उसे बताया कि वो एक मृत शरीर को देखने से डर रहा था, एक ऐसी भावना जिससे मैं जुड़ सकता था, और मेरे पास उसे अपनी आंखें खोलने के लिए मजबूर करने का साहस नहीं था। हालांकि अब मैं देख सकता हूं कि इसका बहुत गहरा महत्व था। कुछ क्षणों के बाद मैंने अपने सूखे होठों को चाटा और कांपती आवाज में इसे कहने की कोशिश की। डेविड, आपने कहा कि आपको देखना नहीं चाहिए। आपने क्या किया? मैं पीछे हट गया। डेविड अपनी सिसकियों की आवाज में मुझे सुन नहीं सका, इसलिए मैंने हल्के से अपने हाथ उसके कंधों पर रखे और धीरे से उसे सीधा कर दिया। डेविड, जब तुम देखते हो तो क्या होता है? मैंने एक फुसफुसाहट से कुछ अधिक के साथ अपनी बात समाप्त की। इस प्रश्न पर डेविड बिल्कुल शांत हो गया। जब आप डेविड को देखते हैं तो क्या होता है? मैंने दोहराया। लड़का धीरे धीरे रोने लगा, इसलिए मैंने उसे स्थिर करने के लिए अपने हाथ उसके चेहरे के दोनों ओर रख दिए। डेविड, मैंने प्रसन्नतापूर्वक पूछताछ की। आओ डेविड, मुझे बताओ, जब आप देखते हैं तो क्या होता है?
वो जोर जोर से कराहने लगा, इसलिए मैंने उसे चुप कराने के लिए एक बार हिलाया। डेविड, डेविड, डेविड रुको। बच्चे ने दूर जाने की पूरी कोशिश की। मैंने अपनी पकड़ मजबूत करके जवाब दिया और आखिरकार अपनी आवाज उठाने से पहले उसे 2 बार ठीक से हिलाया। जब आप देखते हैं तो क्या होता है? जब मैंने सीधे छोटे लड़के के चेहरे की ओर देखा तो शुद्ध मौन का एक आदर्श क्षण था। आखिरकार मेरी अपनी आंखों से मिलने से पहले मैंने उसकी छोटी छोटी नीली आंखों को एक पल के लिए फड़फड़ाते हुए देखा। तेजी से सांस लेते हुए डेविड ने एक जबरदस्त शक्तिशाली चीख निकाली जो कि मैंने अब तक सुनी किसी भी ध्वनि से भी अधिक भयानक थी। मेरे भतीजे का चेहरा आतंक की ऐसी सफेद अभिव्यक्ति में बदल गया था जो लगभग हास्यास्पद था। जब छोटा डेविड फर्श पर जोर से पीछे की ओर गिरा तो मेरी सारी ताकत पूरी तरह से खत्म हो गई। किसी तरह वो अभी भी चिल्ला रहा था। वो मुझसे पीछे की ओर रेंगने के लिए संघर्ष कर रहा था। तभी सारा दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गई। डेविड, वो दृश्य देखने से पहले ही चिल्ला पड़ी। जब वो अपने बेटे के पास जा रही थी तो उसने मुझे नीचे गिरा दिया और चिल्लाते हुए भी उसे पकड़ लिया। शशश बेबी, यह ठीक है। मुझ पर हमला करने से पहले उसने अपनी घबराहट को शांत किया। डेरेक, तुमने यह क्या किया? वो दहाड़ उठी। मैं सोच नहीं सका। एक भी कदम आगे बढ़ाने से पहले मैंने अनाड़ीपन से खुद को फर्श से उठाया, किसी तरह की माफी की पेशकश करने के लिए हाथ फैलाए। जैसे ही मैंने ऐसा किया, डेविड ने और भी ऊंची आवाज में एक ताजा चीख के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। सारा ने सुरक्षात्मक रूप से अपने बेटे को मुझसे दूर कर दिया और मुझ पर तीव्र दृष्टि डाली। चले जाओ, उसने अंधेरे से आदेश दिया। लेकिन अब वो उछल पड़ी। मैंने मूर्खतापूर्वक अपनी आंखें झपकाई, फिर धीरे से घूमा और कमरे से बाहर निकल गया। सामने का दरवाजा खुला रह गया था। कार की चाबियां बिना देखे ही सामने बाईं पतलून की जेब में पाई गई। कार के धीरे धीरे ड्राइववे से बाहर निकलने से पहले इग्निशन में चाबी घुमाई गई। फिर कार इत्मीनान से चलती हुई सामान्य दिशा में वापस उसी स्थान पर चली गई जहां से वो सुबह शुरू हुई थी। इस घर का सामने का दरवाजा खुला छोड़ दिया गया था। लिविंग रूम में ब्लैकआउट ब्लाइंड्स को सामने की खिड़की के किनारे बीच की लकड़ी की चरखी का उपयोग करके घुमाया गया था, जिससे कमरे को बाहर के उज्ज्वल दिन से अच्छी मात्रा में सूरज की रोशनी में छोड़ दिया गया था, जबकि छाया की केवल पतली, रुक रुक कर होने वाली रेखाएं छोड़ी गई थीं। फ्रिज के बगल में रसोई काउंटर के ऊपर लगे शीशे वाले कैबिनेट से एक हाईबॉल गिलास लिया गया। फ्रीजर से बर्फ का एक थैला निकाला गया और सिंक के पास वाली कैबिनेट से स्कॉच की एक बोतल निकाली गई। सभी को लिविंग रूम में काले चमड़े की कुर्सी के पास एक छोटी कांच की मेज पर रखा गया था। धीरे धीरे, शायद 7 या 8 गिलास के बाद, मुझे याद आने लगा कि मैं कौन था और यहाँ क्यों था। मैं अपनी माँ के घर से आया हूँ, शायद पर्दों द्वारा डाली गई छाया की मोटाई को देखते हुए कुछ घंटे पहले। मैंने अपने भतीजे डेविड से अपनी दादी की मृत्यु के बारे में बात की। वो स्नान से बाहर निकलते समय फिसल गई और उसका सिर शौचालय के कटोरे से टकरा गया। फिर वो लहूलुहान हो गई। मैं जानता था क्योंकि डेविड की बजाय मैं वहां था, जिसने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि वह जानता था कि उसे नहीं देखना चाहिए था। मुझे नहीं देखना चाहिए था, लेकिन मैंने देखा, और मुझे नहीं देखना चाहिए था। मुझे वह 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 नहीं देखना चाहिए था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओह, मैं जोर से रोया। मुझे ये भी पता नहीं था कि मैं बर्फ के टुकड़े चबा रहा हूँ, जब तक कि मैंने अपने गाल के एक बड़े हिस्से को काट नहीं लिया, जिससे मेरा मुंह खून से भर गया। जब मैंने घाव को शांत करने के लिए अपनी जीभ का उपयोग अपने घाव में एक क्यूब डालने के लिए किया तो स्कॉच और तांबे के स्वाद ने मुझे परेशान कर दिया। जैसे ही मेरी आंखें बंद हुई, मेरे माथे पर कुछ टकराया। देखने के लिए आंखें खोलने से पहले मैंने अपना हाथ उस पर उठाया। मेरे हाथ पर चिपचिपा, जेट काला तेल का धब्बा था।